class. Today we will study chapter number 1, Democracy and Equality. Firstly, I will explain one story. The Kanta and Gopal. कांता और गोपाल दोनों पति पत्नी थे। ये दोनों स्लम एरियाज में रहते थे। तो एक बार जब इलेक्शन के टाइम इन्होंने देखा कि ये जिनके घर काम करने के लिए जाते थे, ये उनके घर का काम करते थे, है ना, घरेलू काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। तो इन लोग जिनके घर काम करने के लिए जाते थे वो भी वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं और ये भी वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो इन्होंने वही सोचा कि अरे वाह, गवर्नमेंट ने सबको कैसे इक्वल राइट्स दिए हुए हैं ना, सभी लोग वोट दे सकते हैं। मैं गरीब होते हुए भी वोट दे सकती हूँ और इन लोग अमीर है तो भी वोट दे सकते हैं, यानी कि हम लोग सब इक्वल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। बट फिर जब वो घर वापस आई तब उसने देखा उसकी बेटी कविता, उसे बहुत तेज फीवर हो जाता है। जब उसे चेक किया जाता है तो पता लगता है कि उसे मलेरिया हो गया है। और मलेरिया क्यों हुआ है? क्योंकि उन लोग स्लम एरिया में रहते थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के एरिया की सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से वहाँ मच्छर मक्खी और गंदगी खूब ज़्यादा फैल गई थी। तो इस कारण से वहाँ पर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ फैल रही थी। तो तब इन्होंने विचार किया कि वोट देने का अधिकार तो सबको समान है, लेकिन फिर उनकी कॉलोनी में, जो कि हमारे घर के जस्ट पास में है, मॉडल टाउन, वहाँ पर सब कुछ साफ सफाई डेली होती है। वहाँ गार्बेज ले जाने के लिए ट्रक्स डेली आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं होती। और जबकि जो नेता जिनको हमने चुन के लाया है वो लोग तो बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस करते थे कि यस, हम आपके एरियाज़ को क्लीन रखेंगे, आपके घर के आसपास सफाई रखेंगे, 24 घंटे आपको वाटर सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। लेकिन सारे जो प्रॉमिस है वो सारे इन लोग ब्रेक कर देते हैं जब वो चुन कर आते हैं। हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी सोसाइटी में साफ़ सफाई का इन लोग बहुत ध्यान रखते हैं। तब उसे समझ आता है यहाँ पर हमारी इक्वालिटी है वो ब्रेक हो जाती है, यहाँ पर लोगों को इक्वल नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गई। तब उसने देखा कि वहाँ पर जो रिच पीपल्स थे उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ थी और जो पुअर पीपल है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। वहाँ का जो स्टाफ रहता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ रहता है, वो उनसे तरीके से बात नहीं करता। तब उसने फील किया हमें तो सिर्फ वोट देने का इक्वल राइट है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो रिच पीपल को मिलती है, तो फिर क्या मतलब इस इक्वल राइट का, है ना। तो अब आप सोचो कि कांता और गोपाल का गुस्सा करेक्ट है? जो अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ जो उनका गुस्सा है, क्या वो करेक्ट है? साथ ही अब आप समझो कि डेमोक्रेसी क्या है और इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी तो आपको समझ आ ही गई होगी कि हमको इक्वल राइट्स दिए गए हैं वोटिंग के, लेकिन आपने देखा इक्वालिटी कैसे ब्रेक हो जाती है साफ़ सफाई के मामले में, है ना। हॉस्पिटैलिटी के मामले में कैसे ब्रेक हो जाती है, हॉस्पिटल में हमको सुविधा नहीं मिल पाती है ना। तो अब डेमोक्रेसी क्या है? जो वर्ल्ड में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रहती है। सबसे पहला तो डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ पर पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के द्वारा ही सिलेक्ट की जाती है। पीपल के बीच में से ही लोगों को गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है और जो उन लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट काम करती है, वो पीपल्स के लिए ही करती है। तो ये डेफिनेशन जो है अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब हम देखते हैं जो कि मोनार्की गवर्नमेंट क्या है। यदि हम मोनार्की गवर्नमेंट की बात करें तो मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि जो राजा का बेटा राजा बनेगा उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो चलती रहती है ना। कोई भी नया मेंबर गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकता। फिर उसके बाद देखेंगे डिक्टेटरशिप, जहाँ पर एकदम फोर्सफुली कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर होती है डिक्टेटरशिप। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और देश और जो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ है वहाँ पर डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट है। अब जैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ है, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड, इंडिया, यूएसए, ऐसे बहुत सारी मैक्सिमम कंट्रीज़ में अभी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में तो आपको समझ आ गया, मोनार्की भी समझ आ गया, डिक्टेटरशिप भी समझ आ गया। अभी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को जो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी, यदि हम उसको हिंदी में बात करें तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। और जो डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल है वो कौन से प्रिंसिपल पर बना है डेमोक्रेसी? इक्वालिटी, यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं उनके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाएगा, है ना। उनके राइट्स, उनका स्टेटस, उनके अपॉर्चुनिटी सब कुछ इक्वल रहेगी। तो इस चैप्टर में हमको ये स्टडी करना है कि इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है इक्वालिटी का और डेमोक्रेसी का, है ना। अब हम बात करते हैं इंडिया, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी की। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कंट्री है वर्ल्ड की, है ना। तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री की यदि बात करें तो कौन सी है? इंडिया है ना। और यहाँ पर जो है राइट टू वोट, जो पीपल्स को जो है डेमोक्रेसी में क्या दिया? इंडियन पीपल्स को राइट टू वोट दिया है। यानी कि यहाँ पर जो भी सिटीजन 18 ईयर्स से अधिक एज का होगा या 18 ईयर्स का होगा उसे इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने का राइट होगा, है ना। और ऐसे ही इसको हम दूसरा वर्ड में बोल सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी द राइट टू वोट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके गाइस, अब ये जो राइट टू वोट जो मिला है हमको, इसमें क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, हाँ, या अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, फिजिकली चैलेंज हो, चल नहीं सकता हो, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हर किसी को जो 18 ईयर्स का हो चुका है उसे वोट कास्ट करने का राइट होगा इलेक्शन में। तो यही हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट कहलाता है। ओके, और हमको मालूम है कि हमारी इंडिया में मल्टीपल इनइक्वालिटीज़ है, तो अब हम उन्हीं इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ किस तरह की इनइक्वालिटीज़ है, हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, और ऐसे बहुत सारे जो इनइक्वालिटीज़ हमको इंडिया में देखने को मिलती है। इन सब इनइक्वालिटी में यदि हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है ना। ये जो एकदम पुराने समय में क्या हुआ था कि अकॉर्डिंग टू वर्क सोसाइटी ने, समाज ने जो है वो कास्ट सिस्टम बनाया था कि यदि कोई राजा जैसा काम कर रहा है, पीपल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, प्रजा का अपना ध्यान रखने का काम करता है, तो वो एक डिफरेंट कास्ट का होगा। कोई यदि साफ सफाई का काम करता है तो उसे डिफरेंट कास्ट का बना दिया गया। तो इस तरीके से सोसाइटी ने जो है वो कास्ट प्रोफेशन के हिसाब से बना दिए। लेकिन धीरे धीरे ये हमारी हैबिट हो गई कि नहीं, अब हमने जन्म के हिसाब से, जो जिस कास्ट में जन्म लेगा वो उसी कास्ट का कहलाएगा। तो ऐसे समय के साथ साथ जो कास्ट सिस्टम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ था, वो कास्ट सिस्टम अब बर्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड होने लगा, है ना। जो जिस कास्ट में जन्म लेगा वो उसी कास्ट का कहलाएगा, चाहे वो अपना प्रोफेशन कितना ही हायर प्रोफेशन को चुन ले या कितने ही हायर प्रोफेशन को वो करने लगे, लेकिन उसका जो कास्ट है वो बर्थ के अकॉर्डिंग ही रहेगा, है ना। यहाँ पर कुछ कास्ट को जो उन्हें सुपीरियर माना जाने लगा, जैसे पंडित है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये सब सुपीरियर माने गए। और जो शेड्यूल कास्ट के पीपल्स थे उन लोगों को सुपीरियर नहीं माना जाता था और उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्हें एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सबसे दूर रखा जाने लगा। लेकिन जब अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सभी को, जो लोअर कास्ट के माने गए, उन सभी को वो सारे राइट्स जो अपर कास्ट को थे वो इक्वल राइट्स दिए गए। वो भी एजुकेशन, सेम एजुकेशन ले सकते हैं, वो भी सेम हॉस्पिटल में जा सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का प्रॉफिट ले सकते हैं, वो भी हर जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन उन्हें
रिजर्वेशन भी मिला, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन भी मिला, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए भी रिजर्वेशन मिला। इवन जो अनटचेबिलिटी जो चल रही थी हमारी सोसाइटी में, उसको भी धीरे धीरे स्टॉप कर दिया गया, है ना। तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा रीज़न है, या जो इनइक्वालिटी हम देख सकते हैं कास्ट सिस्टम में, वो अभी खास तौर पे अभी जो समय चल रहा है इसमें धीरे 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 करके ये थोड़ी कम हो गई है। इसके साथ ही यदि हम अपनी सोसाइटी में देखें तो जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ है वो भी हमको बहुत दिखाई देती है। यानी जो फीमेल्स है उनके साथ जो है वो एक स्पेशल वीकर जेंडर की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है ना। लोग जो है घर में यदि बेटी का जन्म होता है तो कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, लेकिन यदि बेटे का जन्म होता है तो बहुत ही सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही उन्हें हाउस होल्ड वर्क के लिए ही फोर्स किया जाता है कि उन्हें घर में सारे काम करने होंगे, बाहर नहीं जाना होगा, ऑफिस वगैरह में जाना अलाउ नहीं होता है। और सम टाइम यदि अलाउ किया भी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ ऑफिसेस में क्या होता है कि वुमेन्स को जो है, और मैन यदि हम कंपैरिजन करें तो सेम पोस्ट के लिए वुमेन्स को जो है कम सैलरी दी जाती है एज कंपेयर टू देयर मेल कलीग्स, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है कास्ट वाइज, जेंडर वाइज, तो ये हमको बहुत देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है और इक्वालिटी को फोर्सफुली लागू किया गया है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ इंडिया में देखने को मिलती है, बट गवर्नमेंट ने इसके हिसाब से बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से ये सारी इनइक्वालिटीज़ जो है वो नहीं मानी जाती है। ओके।